नमस्कार। नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। अमेरिका और इज़राइल ने जो ईरान पे हमला किया है, वो युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहाँ जाके खत्म होगा ये किसी को नहीं पता, अमेरिका को भी नहीं पता। हालाँकि अमेरिका ने ईरान के एक और बड़े नेता को, या कहिए कि सुरक्षा के जो चीफ थे, लरिजानी, उनकी हत्या कर दी। और अमेरिका और इज़राइल को हालाँकि ये एहसास था कि खामेनेई की हत्या के बाद जिस तरह से ईरान लगातार लड़ रहा है, लारिजानी की हत्या के बाद भी ईरान के तेवर कम नहीं होंगे, और हुआ भी वही। ईरान ने उसके बाद तेल अवीव पर सैकड़ों की संख्या में मिसाइल गिराई, और आयरन डोम जो है उसको इंटरसेप्ट करने में कामयाब नहीं हो पाया, और पूरा तेल अवीव एक तरह से कहिए ध्वस्त ही हो चुका है, बचा कुछ नहीं है वहाँ। लेकिन ईरान में जिस तरह से ईरान अभी भी तैयार है लड़ने को, और कोई कमी नहीं आई है उसके हमले में, या उसके तेवर में कोई कमी नहीं आई। मुज्तबा खामेनेई हो या और दूसरे लोग हो, मुज्तबा खामेनेई जो सुपर लीडर है, वो तो सीधा सीधा अब भी कह रहे हैं कि झुकना होगा अमेरिका को ही। वो समझौता करना चाहते हैं करे, लेकिन हम समझौता करने को तैयार नहीं है, जंग जारी रहेगी। उधर इजराइल ने भी कहा है कि खामेनेई को, मुज्तबा खामेनेई को जहां कहीं है हम ढूंढ करके मार देंगे। इस बीच ये भी खबर आई कि ईरान के ईरान ने 4 अमेरिकी जासूसों को अरेस्ट किया। ईरान की खुफिया जानकारी वो कर रहे थे, दे रहे थे उधर, और उनको अरेस्ट किया गया। और ये खबर है कि इस अभियान में 26 जगहों में कुल 111 लोगों की पहचान कर मुझे हिरासत में लिया गया है। ईरान को ऐसा लग रहा है कि जो उसके भीतर की जानकारी दे रहे हैं वो जाहिर है कुछ लोकल लोग हैं, और कुछ मोसाद के या सीआई के लोग हैं। तो लगातार ईरान उस पर भी ध्यान रख रहा है, और जब भी उसे कोई पकड़ में आता और लगता है कि यह जासूस है, तो उसको फांसी की सजा देने से भी वो चूकता नहीं ईरान। और उसके बाद देखिए कि लेकिन हॉर्मुज जो है सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। हॉर्मुज पे लगातार हम लोग बात कर रहे हैं, और हॉर्मुज जो है बेसिकली वो अमेरिका के लिए, और अमेरिका के खास के जो सहयोगी देश है उनके लिए जी का जंजाल बन गया है, या कहिए कि गले का फांस बन गया है। हॉर्मुज से कोई बिना ईरान की इजाजत के कोई जहाज आ जा नहीं सकता तेल या गैस लेकर के। इसकी वजह से हुआ क्या है कि जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, उनकी पूरी जानते हैं कि उनकी पूरी अर्थव्यवस्था, उनका पूरा बिजनेस तेल और गैस ही है, उसके अलावा वहाँ कुछ है नहीं। तो तेल और गैस का पूरा बिजनेस उनका ठप हो गया, और जो तेल के कुएं हैं, जो गैस के कुएं हैं, उनको बंद करना भी उनके लिए आसान नहीं है। नतीजा है कि अब मिडिल ईस्ट के देश भी जो है वो संकट में फंस गए हैं, और वो तनाव में है, और इस बीच वो रास्ता ढूंढ रहे हैं। आज जो है सऊदी अरब की राजधानी जो है रियाद, वहाँ बताया जा रहा है कि अरब देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है। जो गल्फ कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी बैठक होने वाली है, और इस बैठक का मकसद है जंग को कैसे खत्म किया जाए। क्योंकि इसका सबसे बड़ा असर और गहरा असर मिडिल ईस्ट पे पड़ रहा है। इजराइल ने ये लड़ाई मोल ली है, या इजराइल ये लड़ाई लड़ रहा है तो अपने अस्तित्व के लड़ रहा है। इजराइल को पता है अगर वो ईरान से लड़ेगा नहीं तो आज नहीं तो कल फिलिस्तीन के लिए ईरान और हिजबुल्ला और दूसरे जो संगठन है वो लगातार हमला करते रहेंगे, और आसान नहीं है उनका रास्ता। अमेरिका किस लिए जंग लड़ रहा है ये अमेरिकन को पता नहीं चल रहा है, अमेरिकन को भी नहीं पता चल रहा है। जो केंट जो है काउंटर टेररिज्म के जो जनरल सेक्रेटरी थे, या कहिए डायरेक्टर थे, उन्होंने बाकायदा जो इस्तीफा दे दिया। और हालांकि ट्रंप पे उस इस्तीफे का फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन ट्रंप पे फर्क ये पड़ रहा है कि अब जब मिडिल ईस्ट भी जंग खत्म करने का रास्ता ढूंढ रहा है, हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये रास्ता खुद अमेरिका ढूंढ रहा है, लेकिन
ट्रंप ने जिस तरह से फिर क्यूबा पे हमला किया है, हमला किया मतलब अभी हमला तो नहीं किया, लेकिन क्यूबा को वो कब्जे में लेना चाह रहा है। क्यूबा उसके बगल का एक देश है, और 1959 में जब फिडेल कास्त्रो वहां पे सत्ता उन्होंने हासिल की, हालांकि सत्ता हासिल करने के पीछे जो है वो अमेरिका ही था। इसके पहले वो गुलाम हुआ करता था, एक तरह से कहिए, स्पेन का। और उसके बाद जो है अमेरिका ने आज़ादी दिलाई उसको, ये सोच करके कि 1898 ईस्वी में स्पेन अमेरिका युद्ध हुआ और इसमें स्पेन से आज़ाद हुआ था क्यूबा। लेकिन सत्ता या कंट्रोल कहिए कि वो अमेरिका के हाथ में चला गया था। उसके बाद 1959 में जब फिदेल कास्त्रो ने जो क्रांति की, वहाँ जो क्रांति हुई उसके नेतृत्व में, उसके बाद अमेरिका ने भले उनका समर्थन किया था सत्ता हासिल करने में, लेकिन उसके बाद उन्होंने अमेरिका की कंपनियों की संपत्ति को जब्त कर लिया, उनके उद्योग धंधों को जब्त कर लिया, और पूरे क्यूबा पे अपना कब्जा कर लिया था, और उसमें कम्युनिस्ट कंट्री के तौर पे वो दुनिया में जाना गया। हालांकि बाद में क्यूबा पर उसने प्रतिबंध लगा दिया था अमेरिका ने, और उसकी पूरी तेल और जरूरी सामान की जो सप्लाई थी वो रोक दिया था, और अब क्यूबा की इकोनॉमी चौपट हो गई थी। उसके बाद हमें साथ दिया था उसने रूस ने, और फिर क्यूबा जो है लगातार एक ताकतवर देश के तौर पर अमेरिका के साथ सामने खड़ा रहा। छोटा सा देश है, 1 करोड़ के आसपास की आबादी है, और वो द्वीप है बेसिकली। अब वहां देखिए 55 साल तक कोई आया नहीं, कोई अमेरिका का राष्ट्रपति वहां नहीं आ सका। 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा क्यूबा गए थे। हालांकि तब फिदेल कास्त्रो जो है वो सत्ता में नहीं थे, उनके भाई राउल सत्ता संभाल रहे थे। हालांकि 1 साल बाद फिदेल कास्त्रो का निधन भी हो गया। अब एक बार फिर ट्रंप जो है क्यूबा को हासिल करना चाहते हैं। हालांकि वो पहले ही कहा था कि हम क्यूबा को हासिल करके रहेंगे, ईरान के बाद हम क्यूबा पे आक्रमण करेंगे। हमने 8-10 दिन पहले भी आपको शायद बताया होगा। लेकिन अब फिर से एक बार जो है, अब ईरान से ईरान के साथ साथ वो क्यूबा पे भी अपनी नज़र उन्होंने गड़ा दी है। और कल ही उन्होंने कहा पत्रकारों से बात करते हुए कि क्यूबा को हम अपने कब्जे में जल्द ही ले लेंगे, और किसी न किसी रूप में क्यूबा को हासिल करूंगा, चाहे मैं उसे आज़ाद करूं या अपने नियंत्रण में ले लूं। आज़ाद करूं मतलब जो कम्युनिस्ट शासन है उससे आज़ाद कर देना, उसको दूसरे सत्ता किसी और को सौंप देना, जो अमेरिका अक्सर करता है। और ये भी कहा जा रहा है कि वेनेजुएला जैसी स्थिति क्यूबा में भी हो सकती है। हालांकि अब तक ट्रंप ने ऐसी कोई बात नहीं कही है, लेकिन जिस तरह से क्यूबा की पूरा जो है अर्थव्यवस्था या कहिए कि तेल सप्लाई को पूरी तरह से रोक दिया है अमेरिका ने, और समझिए जिस तरह से गजा में इजराइल ने किया था वही हालत लगभग है। तेल वहां नहीं जा पा रहा है, और इसकी वजह से जो है 9 जनवरी के बाद से वहां कोई बड़ी तेल सप्लाई नहीं पहुंची है, और हालात वहां तेजी से खराब हो रहे हैं। और जान लीजिए कि वहां $35 प्रति गैलन के हिसाब से पेट्रोल बिक रहा है। रोजाना बिजली कट रही है, अस्पतालों की सर्जरी या दवाइयों की कमी या खाने की समस्या, तमाम चीजें जो है वहां बढ़ती जा रही है, और वहां के नागरिकों का दबाव सरकार पे बढ़ता जा रहा है। और हालांकि वहां के जो राष्ट्रपति हैं क्यूबा के, मिगेल डियाज कैनेल, उन्होंने कहा है कि हम बात कर रहे हैं अमेरिका से, और अमेरिका हम डील करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप पूरी दुनिया पे अपना शासन चाहते हैं, या कहिए पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहते हैं, और रूस भी अभी इस स्थिति में नहीं है कि क्यूबा को बचा सके। पिछली बार जब 1959 में जब हुआ था, तब तो रूस ने साथ दिया था क्यूबा का, और क्यूबा जो है अलग ताकतवर देश के तौर पे फिदेल कास्त्रो के रिजीम में खड़ा रहा। लेकिन अभी रूस की भी स्थिति खराब है। लेकिन अमेरिका जो ये ईरान में जो फंसा हुआ है, और ईरान को इसीलिए, ईरान अभी झुक नहीं रहा, उसको कई कहा जा रहा है कि रूस और चीन ईरान को ताकत दे रहे हैं, और रूस और चीन के भरोसे ही ईरान जो है अब तक मैदान में डटा हुआ है। कई लोग ऐसा कहते हैं। हालांकि कई लोग कहते हैं कि ईरान की रणनीति जो है वो बड़ी मजबूत रही है, और ईरान इराक युद्ध के बाद, या अमेरिका ने जिस तरह से कई देशों पे जिस तरह से इस्लामिक
राष्ट्रों में जिस तरह सत्ता बदली और जिस तरह से इसराइल के साथ अमेरिका रहा, और इसराइल ने जब मन किया हमला कर दिया कहीं भी, लीबिया तो उसका खास निशाना बनता रहा। ऐसे में ईरान ने अपनी ऐसी रणनीति बनाई थी कि आसानी से ईरान को भेद न पाए, ईरान पे कब्जा न पाए कर पाए अमेरिका। और ये जो हॉर्मुज है वो उसका सबसे कहिए कि ताकतवर हथियार के तौर पे उभरा है। और पहले भी हालांकि हॉर्मुज को बंद किया गया, लेकिन इस बार हॉर्मुज का बंद किया जाना जो है, भारत में तेल की सप्लाई या गैस की सप्लाई कम है, या दूसरे देशों में जहां आयात हो रहा था तेल या गैस, वो तो अलग जगह, वहां संकट है और वहां के राष्ट्र के लोग जो है दूसरे रास्ते अख्तियार कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल जो है, जैसा कि मैंने भी कहा कि मिडिल ईस्ट के देशों के बीच है, क्योंकि उनके यहाँ सामान आना और जाना दोनों बाधित है, और उनके पास कोई रास्ता नहीं है। वो तेल कहाँ बेचेंगे, उनका बिजनेस वही है। अमेरिका कब तक उनको जो है संभाल कर रख सकता है। और एक और है कि जिस तरह से ईरान लगातार हमले कर रहा है, कल रात में जिस तरह से तेल अवीव पे भयानक हमला किया है, उससे मिडिल ईस्ट के देश भी परेशान हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि भले वो जो अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं उस पर हमला कर रहा है, सीधे सीधे नागरिक ठिकानों पर मिडिल ईस्ट में ईरान हमला नहीं कर रहा है, नागरिकों को नहीं मार रहा है। लेकिन ईरान का ध्यान जो है धीरे धीरे, क्योंकि अमेरिकी बेस खत्म करने के बाद उनके बिजनेस पे उनका ध्यान जाएगा, और बिजनेस पे अगर ध्यान दिया जाएगा, गैस और तेल के कुओं पर, टैंकरों पर अगर ईरान ने हमला करना शुरू कर दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी मिडिल ईस्ट के लिए। हालांकि ये भी खबर चली, आजकल खबरें भी बड़ी मतलब चौंकाने वाली होती है, कंट्राडिक्टरी खबरें होती है। एक खबर ये भी चल रही है कि सऊदी अरब भी चाहता है कि ईरान को तब तक मारा जाए जब तक ईरान सरेंडर न करे। पहले भी खबर आई थी कि ईरान पे जो हमला हुआ है उसमें सऊदी अरब का बड़ा रोल था। सऊदी अरब ने अमेरिका से बार बार कहा था कि ईरान को मारिए, ईरान को ठीक कीजिए। लेकिन जिस तरीके से ईरान अभी भी तन के खड़ा है, और कहा जा रहा है कि वो चाहे खामेनेई की हत्या हो या लरिजानी की हत्या हो, दोनों के बाद भी जो है ईरान, चूंकि एकदम लेयर बना हुआ है, 4 से 5 लेयर है जो कोई सत्ता संभाल सकते हैं। और एक और खास बात है ईरान की, कि ईरान का जो पूरा सिस्टम है सिक्योरिटी का या अटैक का, सेना का जो पूरा कमान है, वो कहीं एक जगह से हैंडल नहीं होता। जहां वो यूनिट है वहां खुद स्वतंत्र है किस तरह से वो निर्णय ले। तो ऐसे में क्या निर्णय लेने वाली स्थिति में भी कहीं गड़बड़ी क्रिएट नहीं हो पाती है, चाहे वो ये सूचनाओं सूचना एक दूसरे जगह पहुंचाने में दिक्कत हो या कोई हो। तो सूचनाओं को जब पहुंचाने में दिक्कत नहीं है तो फिर अमेरिका के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि जो संवाद हो रहा है कहीं से उसको कैच करे। हालांकि अमेरिका ने अभी फिर से जो है स्टारलिंक के कई सारे नेटवर्क को, जो अलग अलग शहरों में नेटवर्क छुप करके घुसा हुआ था, हैक करने वाली पोजीशन में था, उसको चिन्हित किया है और उस पर कार्रवाई की है। बावजूद इसके जो रणनीति है, हालांकि अब कहा जा रहा है कि जो इनके जो मिनिस्टर हैं, आईटी के मिनिस्टर हैं, उनको मारने की कोशिश में लगा हुआ, और खबर भी आ रही है कि उनको भी शायद हमला किया गया वहां भी जहां वो है। तो ईरान संकट में तो है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरान के बड़े नेता, कमांडर सब मारे जा रहे हैं, और उस अनुपात में ईरान नहीं मार पा रहा, अमेरिका का तो कुछ नुकसान नहीं कर पा रहा है। हालांकि एक बताया जाता है कि हमलों में अमेरिका के 200 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। लेकिन जो ईरान समर्थक देश सोच रहे थे कि अमेरिका जल्दी ही भाग जाएगा, ट्रंप के खिलाफ लोग खड़े हो जाएंगे, अब तक अमेरिका में ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि ट्रंप के खिलाफ लोग हो। हालांकि नेटो के तमाम देशों ने, लगभग देशों ने अमेरिका के खिलाफ जो है, ट्रंप के खिलाफ जो अपने बयान दिया और कहा कि हम इस युद्ध पे साथ नहीं, इसलिए हॉर्मुज में अकेला पड़ गया है। और अमेरिका लगातार भयानक हमला कर रहा। अभी कल भी उसने जो है 2700 किलो का बम जो है वहां फेंका है, जो मिसाइल सेंटर जहाँ पे है हॉर्मुज के बगल में वहां पे। और कहा जा रहा है कि उससे जमीन के भीतर भी जो तंत्र है ईरान के, उसको किया जा सकता है। और ध्वस्त हुआ या नहीं हुआ ये कुछ पता नहीं, लेकिन अभी भी अमेरिका हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है हॉर्मुज को क्रॉस करने का। अगर उसको अंदाजा हो जाता कि ईरान को हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया है, हॉर्मुज में कब्जा कर लिया है,
तो अमेरिका खुद अपना बेड़ा भेजता, अपना जहाज भेजता, युद्धपोत भेजता, लेकिन वो नहीं भेज पा रहा है। इससे जाहिर है कि ईरान की शक्ति का एहसास अमेरिका को भी अभी सही सही नहीं हो पाया कि कितना ताकतवर है। हालांकि ट्रंप ने कल ही कहा था कि ताकतवर है ईरान, लेकिन कुल मिलाकर के एक ऐसी स्थिति में दुनिया के सारे देश फंस गए हैं। मीडिया में तो खबर जा रही है कि हिंदुस्तान भी जो है उसमें इन्वॉल्व होने जा रहा है, और सऊदी अरब के शाह से भी बात की है नरेंद्र मोदी जी ने, और साफ साफ भारत का झुकाव जो है वो इजराइल की तरफ दिखाई पड़ता है, अरब देशों के साथ दिखाई पड़ता है। और शायद भारत को लगता है कि अरब देशों से अगर हम रिश्ता रखते हैं, ईरान से नहीं भी रखते हैं, तो हमारे तेल और गैस की जो जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा संकट वही हॉर्मुज है। हॉर्मुज अगर डिस्टर्ब रहता है तो भारत में गैस और तेल की किल्लत लगातार बढ़ेगी। और जैसा कि कहा है ईरान ने कि अभी तक $152 प्रति बैरल हुआ है, ये 200 के पार जा सकता है। अगर ये 200 के पार जाता है तो भारी संकट भारत में खड़ा हो जाएगा गैस और तेल का। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी जो गैस और तेल का दाम जो बढ़ना था वो नहीं बढ़ा है, चूंकि 5 राज्यों में चुनाव है, बीजेपी को बंगाल जीतना है, असम जीतना है, केरल और तमिलनाडु में तो नहीं जीता जा सकता, लेकिन बंगाल और असम को जीतने के लिए तेल के दाम को अब तक बढ़ाए नहीं गए हैं, गैस बढ़ाए नहीं गए, गैस के दाम। लेकिन जैसे ही चुनाव होगा तेजी से दाम बढ़ेंगे, ये अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। संभव है, चूंकि मोदी सरकार ने कई बार ऐसा किया है कि चुनाव के वक्त जो है वो रोक करके रखते हैं, कीमतों को कंट्रोल करके रखते हैं, और उसके बाद जो है कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। क्या होता है आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो सीधा सीधा ले लीजिए कि संकट में है दुनिया, और हम भारतीयों के सामने भी जीवन में कई तरीके की परेशानियां बढ़ने जा रही है, परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तो सबसे बड़ा नुकसान तो देखिए ये है कि जो 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो मिडिल ईस्ट के देशों में हैं, वहां से उनका काम धंधा चौपट हुआ पड़ा है। वहां से जो डॉलर आता था, डॉलर रुका हुआ है। फिर यहाँ से जो निर्यात होता था भारत से दूसरे देशों में, चाहे मिडिल ईस्ट हो या अमेरिका हो या कोई और देश हो, वो निर्यात सारा ठप पड़ा है, और खतरा लगातार बना हुआ है, क्योंकि महंगाई बहुत भयंकर तौर पे बढ़ेगी। पेट्रोल और गैस के दाम जब बढ़ेंगे तो जाहिर है उसका महंगाई पे असर पड़ेगा, खास करके स्ट्रीट फूड हो या होटल का खाना हो, ये सब महंगा हो जाता है, सामान की ढुलाई महंगी हो जाती है, और फिर चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भारत पर, वो चुनाव के बाद पता चलेगा, और चुनाव के पहले अभी कुछ होना नहीं है भारत में। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।